जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो प्रीलिम एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और अभी हर एक राह चलते यूट्यूबर को मेंस आंसर राइटिंग की पीपूड़ी बजानी है। तो मैंने सोचा मैं अभी आ जाता हूँ, क्योंकि इधर बीएड डिग्री जैसा तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन ज़रूरी है नहीं। खैर, तो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी है। कुछ भ्रामक मान्यताओं का मुझे खंडन करना है और अगले 90 दिनों के अंदर किधर से क्या पढ़ना है फॉर मेंस पेपर 1 to 4 और निबंध, इसकी मैं बात करना चाहूँगा। देखिए, जो मास्टर शेफ़ इंडिया के अंदर व्यंजन यानी डिशेस बनाई जाती हैं, आप जानते हैं वो दिखावे के लिए है, असल ज़िंदगी में कोई बना नहीं सकता, नॉट प्रैक्टिकल। सिमिलरली, जब 3 घंटे के अंदर आपको 20 जवाब लिखने हैं, तो वो सब जितनी आदर्शवादी बातें हो रही हैं आंसर राइटिंग के नाम पे, वो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं देखता हूँ कि ये यूट्यूब पर आपको डराकर आपसे पेज व्यू लेने के लिए अननेसेसरीली जटिल बनाया जा रहा है चीज़ों को। कि देखो, यूपीएससी मेंस के अंदर एग्जामाइन पूछा जाए तो उसका जवाब ऐसे लिखना है, क्रिटिकली एग्जामाइन पूछा जाए तो उसका जवाब अलग से लिखना है, अलग से नहीं लिखा तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे। तो मेरा उन सबसे ये प्रश्न है कि भाई, क्या यूपीएससी ने ऐसे ऑफिशियल गाइडलाइन इशू की है? नहीं। क्या उन्होंने टॉपर्स के इवेल्युएटेड पेपर इशू किए हैं? क्या आरटीआई में जवाब दिया है? वो किस प्रकार से मार्क देते हैं उसका कोई पैरामीटर उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं रखा है। तो ये सब काल्पनिक बातें, और उससे भी बड़ा कि रियल लाइफ में वो सब प्रैक्टिकल है ही नहीं। आपको रोटी बनानी है तो क्या चाहिए? 4 चीज़ें चाहिए: नमक, तेल, पानी और आटा। उसी तरह अच्छा जवाब लिखने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो कंटेंट होना चाहिए दिमाग में, पॉइंट्स कलेक्ट करो, रिवाइज करो, रिकॉल करो रियल एग्जाम में। बाकी तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन प्रश्न में पूछा उस हिसाब से लिखना है, उसके करीब करीब। तो जितना बनाया जा रहा है उतना जटिल आंसर राइटिंग है नहीं। लेकिन यूट्यूब के अंदर ये पेजू के चक्कर में ऐसे ऐसे वो 25 जात की ये भी चाहिए वो भी चाहिए, चिकनी चुपड़ी बातें चल रही है और उसके चलते लोग परेशान हैं। उन सबको मैं कहना चाहूँगा, डरो मत। हाँ, तो आज के अंदर बात जो करनी है, पहला मेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन, चिकनी चुपड़ी बातों का खंडन, ऑब्जर्वेशन, ट्रेंड एंड बुक लिस्ट फॉर निबंध और मेंस के 4 पेपर, हाउ टू हैंडल इट, एक एक करके देखते हैं। ये तो आपको पता है, अभी प्रीलिम जून में ख़त्म हुई, 15 दिनों में रिजल्ट आ सकता है और उसके बाद सितंबर में मेंस होनी चाहिए। करीब 91 डेज आर लेफ्ट। और मेंस के अंदर ये 4 जीएस के पेपर होते हैं, निबंध का पेपर होता है, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, ये भी आप जानते हैं। अभी 2013 में यूपीएससी ने सिलेबस बदला। पहले जीएस के 2 ही पेपर रहते थे, उसमें स्टैटिस्टिक्स भी पूछते थे। अभी बोला 4 पेपर है इंक्लूडिंग एथिक्स। जब 2013 में इन्होंने सिलेबस बदला, तो ये जो भी बुद्धिमान लोग यूपीएससी में बैठे थे उनको क्या था कि एकदम लेंदी और डाइवर्स और वैरायटी वाला सिलेबस बनाएंगे, ताकि विद्यार्थी बहुत सारी किताबें पढ़े, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो और हमें बेस्ट क्वालिटी के आईएएस आईपीएस मिले। ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन फिर वो सब उनके इच्छाएं मुझे तो नहीं लगता सफल हुई। उसका कारण ये है कि क्योंकि सिलेबस इतना डाइवर्स कर दिया कि कोई भी किताबों से पढ़ के ख़त्म ही नहीं कर सकता। तो अब किसी भी टॉपर से पूछो, कोई भी यूट्यूब चैनल पे उसका स्ट्रेटेजी या बुक लिस्ट सुनो, ज़्यादातर केस में क्या, मेंस पेपर 1 में क्या क्या, इसमें क्या, ये वाला पीडीएफ देखा, ये वाले कोचिंग का पीडीएफ देखा, वही उनकी बात होती। इसलिए नहीं कि वो कामचोर हैं या उनको शॉर्टकट चाहिए थे, क्योंकि अगर इज्जत से, ईमानदारी से वो सिलेबस किताबों से ख़त्म करना चाहता तो कभी हो ही नहीं सकता था। तो असल में कोचिंग का दूषण यूपीएससी ने बढ़ाया, ऐसा मेरे को लगता है। सेकंडली, इनको जो भी उम्मीद होगी कि इतना बहुत डाइवर्स करेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग जवाब लिखेंगे, ये वो, मुझे तो यही लगता है कि दूसरे खराब जवाब लिखेंगे, हमें कम खराब जवाब लिखना है तो हम लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि 3 घंटे के अंदर ये 20 जवाब जो लिखना है डाइवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, 3-4 के आपको वर्ड बाय वर्ड जवाब मालूम हो, बाकी सब ऐसा पूछा हो कि गपबाजी और पैडिंग ही चलती है। इसलिए डरो मत, उसमें बहुत क्या अद्भुत है, क्या इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो सब असल ज़िंदगी में कुछ है नहीं। जहाँ तक बात है इवेल्युएशन और मार्क्स पैरामीटर की, बैंक में आप लोन लेने जाते हैं तो एक सिबिल स्कोर होता है जिससे पता चलता है आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। उस हिसाब से आपको बैंक ज़्यादा ब्याज या कम ब्याज मांगेगा, जल्दी आपका लोन पास हो जाए। अब ये सिबिल स्कोर तो ऑब्जेक्टिव है कि आपने पुराने लोन चुकाए कि नहीं, उसका 35% वेटेज, आपके पास कितनी हिस्ट्री है, फाइनेंशियल एसेट वगैरह, उसके हर एक के वेटेज देके एक ऑब्जेक्टिवली आपको स्कोर मिलता है 900 में से। लेकिन यूपीएससी ने कभी भी ऐसा कोई सिबिल स्कोर या पैरामीटर जारी नहीं किया कि कौन सी चीज़ पर आपको कितने मार्क जवाब में दिए जाएंगे, कि इंट्रोडक्शन का 3 मार्क है, इसमें ऐसा लिखा 2 मार्क है। नो, शायद इसलिए कि उनको लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे तो फिर दाग कम हो जाएगी, डर खत्म तो इज्जत खत्म। अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी कुछ भी सलाह दे, उसका कोई मतलब नहीं है। खासकर मैं देखता हूँ टाइम प्लस व्लॉगर्स, जो पुराने टॉपर्स हैं,
जिनको कम मार्क के चलते उनकी मनपसंद सर्विस ना मिली हो, तो स्वाभाविक है पूरा दिन वो एनालिसिस करेंगे कि मुझे इधर ये मार्क मिल जाता तो मेरा ये सिलेक्शन आ जाता। पर असल ज़िंदगी में क्या वो संभव था? कुड यू प्रिडिक्ट बिफोर द एग्ज़ाम कि मुझे ये जवाब का इतना मार्क आने वाला है, या ऑप्शनल में मेरे इतने मार्क आएंगे, स्केलिंग मेरे हक में जाएगा? तो ये जितनी बातें हो रही हैं कि देखो मेंस का ये पेपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कम से कम इतने मार्क नहीं आए तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये ऐसी बात है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद आप बोले कि अच्छा मोदी जी को ये जगह से इतनी सीट नहीं आई इसलिए उनको इतना नहीं हुआ, तो क्या पहले से आप बोल सकते थे कि ऐसा होने वाला है? उसी तरह ये कि एग्जामाइन और क्रिटिकली एग्जामाइन में जवाब अलग होना चाहिए, वरना यूपीएससी मार्क्स काटती है। किसने बताया, किसने दिखाया? या कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का ये पेपर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इतना मार्क नहीं आया तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं आएगा। पन भाई तो तुम पहले से बोल सकते थे क्या कि तुम्हारे इतने मार्क आ सकते हैं? तो ये सब चिकनी चुपड़ी टाइम पास बात, तुम टाइम वेस्ट मत करो, 90 दिन है, पढ़ाई करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। जब यूपीएससी ने वो फॉर्मूला दी ही नहीं है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स फॉर इवेल्युएशन ऑफ द पेपर, तो ये सब पंचायत और पोस्ट मैट्रिक्स एनालिसिस में टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, हर एक राह चलते की सलाह मानना जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरी टू लिसन टू एवरीवन्स एडवाइस। अनु मलिक पॉडकास्ट में कहे मैं तो ऐसे गाना सुनता था और ये वो, तो उससे अब आप इंडियन आइडल की तैयारी करें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि भाई नेहा कक्कड़ अभी जज है तो वो कितना बेसुरा टॉलरेट करती है, मुझे उस थ्रेशोल्ड के ऊपर या नीचे नहीं जाना है। उसी तरह यूपीएससी कोचिंग में मैं देखता हूँ, जैसे आप मुंबई ट्रेन से उतरो तो हर एक राह चलता दल्ला आपको क्या बोले कि मैं ये वाले प्रोड्यूसर को जानता हूँ और रातों रात तुमको सड़क से स्टार बना दूंगा। उसी तरह ये कुछ चलते पुर्जे टाइप के एलिमेंट है इंडस्ट्री में, यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में। मैं तो ये मेंबर को जानता हूँ, मैं तो ये चेयरमैन को जानता हूँ, उस दिन मुझे ये शादी में मिले थे, उन्होंने मुझे ये बोला कि एग्जामाइन और क्रिटिकली एग्जामाइन का जवाब अलग होता है वरना मार्क्स काटती है यूपीएससी। भाई पहली तो बात ये कि क्या सच में उसने ऐसा बोला था? दूसरा, क्या वो सच में अभी तक यूपीएससी का हिस्सा है? खासकर आप पिछले 2 साल से देखो, हिस्ट्री और इकोनॉमी के जो सवाल बनाने वाले प्रोफेसर कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। अगर आप क्वेश्चन का टेस्ट देखो प्रीलिम्स के अंदर, और क्या वो हर एक पेपर चेक कर रहा है? मान लीजिए एक प्रोफेसर ये कहे कि मैं ऐसे जवाब देखता हूँ, पर क्या हर एक 13,000 लोगों का पेपर एक आदमी थोड़ी चेक कर रहा है? तो ये सब भी काल्पनिक बातें। वो सड़क से स्टार बना दूंगा मुंबई के जो बॉलीवुड के दलाल टाइप एलिमेंट्स आपको बताएं। उसी तरह कोरोना से पहले वाले टॉपर्स की बहुत राय को गंभीरता से लिया जाए, उसमें आपको ध्यान लेना है। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ वो पुराने टॉपर्स आपके सेकंड एआरसी रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो उसी को पढ़ के गया था ये वो। अब बात समझो, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वीरप्पा मोइलाई का बना था, वो शायद 2005 में या कांग्रेस राज में बना था। उसके बाद कितने तो साल हो गए, लगभग 10 कितने 20 साल 19 साल हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है मोदी राज में, खासकर कोरोना के बाद। सपोज वहाँ पर बात हो कि आरटीआई का बर्निंग इशू क्या है, उस ज़माने में होगा कि टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, वेबसाइट पे जल्दी जल्दी डेटा अपलोड किया जाए, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। आज की तारीख में बर्निंग इशू क्या हो सकता है कि आरटीआई का जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, क्या उसकी नौकरी की सिक्योरिटी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए? उसकी सिलेक्शन पैनल में क्या ऑपोजिशन का लीडर ऑफ ऑपोजिशन होना चाहिए? तो आयाम बदल चुके हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने बैठो, उसके जो भी 10-12 रिपोर्ट हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ लिटिल पुअर। दूसरा, उसमें जो काम की समरी है हर एक चैप्टर की, वो तो एक गवर्नेंस की लक्ष्मीकांत की किताब, एम कार्तिकेयन की किताब या बहुत सारे टॉपर्स के समरी नोट वगैरह में से मिल जाएगी। ये सेकंड एआरसी रिपोर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल में शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीएस में मतलब ज़बरदस्ती मारपीट के हर एक जवाब में आप उसको कोट तो कर सकते हैं, बट हाउ मच ऑफ दैट इज़ रेलेवेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम। पर्टिकुलरली आजकल जो कंटेम्पररी इशू पूछे जाते, चाहे वो मेंस पेपर 2 गवर्नेंस हो या पेपर 4 एथिक्स हो, तो वो इतनी मतलब हाँ वो अलग से एक किताब ही है जिसकी पूजा करनी है, तो वो मुझे थोड़ा कम लगता है। उसी तरह कुछ पुराने टॉपर्स आपको कहें, देखो नीति आयोग ने इंडिया एट 75 स्ट्रेटेजी रिपोर्ट बनाया था, वो बहुत अफलातून है और उसको तो पूरा पढ़ो रटो, ये वो बातें, ये भी सब प्री कोविड टॉपर्स की बातें। उसके अंदर दिक्कतें मुझे ये लगती है, एक तो ये नीति आयोग ने रिपोर्ट पेश किया 2018 में, उसमें जो सजेशन है वो पढ़ो तो मतलब ग्राफ्स और सब रंगीन दिया है तो आपको ऊपर ऊपर से अच्छा लगे, पर डेप्थ ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज़ नॉट दैट ग्रेट, जीनेरिक सजेशन ही है सब। और इकोनॉमी के अंदर जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं वो कोरोना के बाद तो संपूर्ण रूप से बदल चुके हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से लेके बहुत सारे ऐसी जो नई चीज़ें आई हैं जिसके बारे में वहाँ गहराई से कोई बात है नहीं। आपको जवाब में कितना 150 से 250 वर्ड लिखना है,
उसके लिए ज़रूरी मुद्दे, बेहतरीन मुद्दे, नए मुद्दे आपको उसके बाद वाले इकोनॉमिक सर्वे देख लो, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के प्रीफेस देख लो, चीफ एडिटर्स प्रीफेस, या ये अभी रघुराम राजन ने एक नई किताब लिखी है ब्रेकिंग द मोल्ड, उसको आप ऊपर ऊपर से देख लो, तो इट विल हेल्प यू बेटर कंपेयर टू दिस रिपोर्ट। तो वापस मैं कहना चाहूँगा, हर एक टॉपर और हर एक टीचर और हर एक यूट्यूबर की सारी सलाह मानना ज़रूरी नहीं है, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम वापस आते हैं आंसर राइटिंग के नाम पर ये लैंग्वेज, ग्रामर, हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और सब आइडियालिस्टिक मास्टर शेफ इंडिया चिकनी चुपड़ी बातें चलती है। उसके अंदर भी मेरा तो यही कहना है भाई कि दूसरों से कम खराब जवाब लिखो तो आपका सिलेक्शन हो जाए। ये जो भी टॉपर्स के मॉक पेपर्स कोचिंग वाले स्कैन करके अपलोड करते हैं, आप उसको ज़रा देखना, उसमें क्या हैंड राइटिंग, मतलब दो बातें हो सकती। एक तो ईमानदारी से उसने टॉपर बनने से पहले जो खुद से मॉक पेपर दिया उसको स्कैन करके अपलोड किया गया, और दूसरा टॉपर बनने के बाद उसने फर्जी रूप से वापस मॉक पेपर लिखा हो और उसको अपलोड करे, तो उसमें तो सब बहुत ही मास्टर शेफ इंडिया जैसा लिख सकता है बिना टाइम लिमिट के। पर मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि टॉपर बनने से पहले जो मॉक पेपर उसने दिए हों, कोचिंग वालों ने अपलोड किए हों अपनी वेबसाइट पे, आप उसको ज़रा देखना, उस पर कितनी गहराई से उसने आर्ग्यूमेंट्स कुछ दिए हैं, या क्या डेप्थ ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म या ग्रामर या ये वो है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कम क्षमता है, मेरा ये कहना है कि जितनी टाइम लिमिट होती है उसमें ऐसी सब चिकनी चुपड़ी बातें संभव है ही नहीं। दूसरे खराब लिखेंगे, हमें थोड़ा कम खराब लिखना है। हैविंग सेड दैट, ऑफकोर्स इंट्रोडक्शन, हैंड राइटिंग, लैंग्वेज, हर एक चीज़ मायने तो रखती है, आपको उससे मदद तो मिलती है, पर वही चीज़ें और मतलब पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये डिश को प्रिपेयर करना ज़रूरी है, भले गेहूँ चावल आपके पास है ही नहीं, दैट इज़ अ फेक थिंग। मुझे याद आता है एक गुजराती कॉमेडी सीन यूट्यूब पर मैंने देखा था। रिक्शे वाले को एक लड़का बोलता है मुझे जाना है, पर वो बोलता नहीं कहाँ जाना है, और रिक्शा वाला बोलता है तेरे को गुलबाई टेकरा जाना है, वो अहमदाबाद में एक जगह है। तो लड़का कहता है तुमको कैसे पता मुझे जजिस बंगलो नहीं जाना है, मतलब जजिस बंगलो जहाँ एकदम मालदार और पॉश इलाइट पब्लिक रहती है। तो रिक्शा वाला बोलता है क्योंकि तेरे थोबड़े पे लिखा है तू जजिस बंगलो वाला नहीं है। तो सिमिलरली जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, ऑफकोर्स जो आपका इंट्रोडक्शन है, जो आपका स्ट्रक्चर है, कुछ तो उसमें गहराई होनी चाहिए। आजकल ये करंट अफेयर्स पीडीएफ जो आप पढ़ते हैं उसमें हर एक जगह इंट्रोडक्शन क्या होता है कि सपोज इंडिया यूएस रिलेशनशिप, तो रिसेंटली अवर पीएम वेंट टू यूएसए, तो वो जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, मैं मॉक पेपर्स देखता हूँ उसमें सब ये लिखते हैं डिस्कस इंडो यूएस रिलेशनशिप, तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, रिसेंटली अवर पीएम वेंट टू यूएसए। अरे भाई वो थोड़ी इंट्रोडक्शन हुआ, उसको देख के उसको पता है ये जजिस बंगलो वाला है नहीं, इसको गुलबाई टेकरा जाना है, तो फिर आपको अच्छे मार्क्स मिल नहीं सकते। कायदे से जितने बड़े देश हैं उनके साथ अपने रिलेशन का इंट्रोडक्शन घर से रट के जाना चाहिए, टेम्पलेट बना के जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये इंडो यूएस रिलेशन का इंट्रोडक्शन क्या हो सकता था कि आज़ादी के बाद ये अमेरिका और यूएस के रिलेशनशिप दे हैव गॉन थ्रू एब्स एंड टाइड्स, मतलब चढ़ाव उतार आते रहे हैं, कभी कभी काफ़ी स्ट्रेंस हो गए, जैसे शीत युद्ध कोल्ड वॉर के दौरान रिश्ते अच्छे नहीं थे, और उसके बाद आज के समय में देखो एकदम क्लोज अलायंस हो रहा है, चाहे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल या मिलिट्री पार्टनरशिप की बात हो, और फिर आप बॉडी के अंदर चर्चा करें। तो ऐसे हर एक, मान लो जितने डिजास्टर हैं 5-25, सबका इंट्रोडक्शन रटा हुआ हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन रटा हो, ये जितना बड़े देश हैं उनके साथ अपने रिलेशन का इंट्रोडक्शन रटा हो, इकोनॉमी के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल, ये सब के इंट्रोडक्शन रटे हों, तो वो सब एक्सरसाइज आपको पहले से करके जाने चाहिए, वरना हर एक जगह रिसेंटली फला टीम का करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेंस में और भी ब्लंडर होते हैं, उसकी पूरी एक सीरीज़ है, यही यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल पे सर्च करना, मेंस ब्लंडर, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, थोड़ा इंग्लिश हम कैसे इंप्रूव करें अपनी वोकेबुलरी और ग्रामर को ठीक करने के लिए, तो वीडियो पॉज करके ये जो सजेस्टेड रीडिंग है इसको आप पढ़ लेना। आगे इससे और भी ज़्यादा वोकेबुलरी और आर्ग्यूमेंट्स आपको इंप्रूव करने जीएस के लिए, निबंध के लिए, तो क्या कर सकते हैं। ये द हिंदू वाले एडिटोरियल्स निकालते ही हैं, लेकिन आप जानते हैं पूरे साल अपने पास टाइम नहीं बचता है उसको पढ़ने का, या उसकी गंभीरता समझ नहीं आती क्योंकि हम प्रीलिम सेंट्रिक ज़्यादा होते हैं। तो अपने ही न्यूज़पेपर के बेहतरीन 100 के करीब एडिटोरियल जो हर एक अलग अलग विषय पे, स्पोर्ट्स पे, आईआर, इकोनॉमी, गवर्नेंस वगैरह पे, वो कंपाइल करके किताब रिलीज़ करते। 200-300 रुपये की किताब उनकी वेबसाइट से मिलती है, अमेजोन पे मेरे ख्याल से शायद नहीं मिलती, उसको देखो। हालांकि ये कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो सिलेबस मेंस का ख़त्म करके बैठे हैं, पुराने पेपर देख के बैठे, मतलब वेटरन्स या पुराने टॉपर्स जो अपना रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने देखना चाहिए। इसकी एक मर्यादा ये है कि हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। सो हिंदू बुक ऑफ एडिटोरियल्स।
आपका ये तो हर साल किया ना, तो 2023 का होगा तो 22 का 21 का बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध देखा तो काफ़ी है। खासकर पॉलिटी गवर्नेंस में आपको आयाम दिखते हैं कि क्या बर्निंग इशू रहे, जैसे गवर्नर का सीएम के साथ लड़ाई होता रहे वगैरह। उसी तरह इकोनॉमी में ऑफकोर्स मेरा कोर्स तो है ही, पर सपोज इफ़ यू डू नॉट विश टू ज्वाइन या कुछ और आपको पढ़ना है तो रघुराम राजन की किताब आई ब्रेकिंग द मोल्ड, जो कि हिंदी में भी अवेलेबल है, और उसे इंग्लिश हिंदी जो भी आपकी मीडियम के हिसाब से पढ़ लो, इट विल हेल्प यू इंप्रूविंग योर वोकेबलरी। हालांकि ध्यान ये रखना है कि चाहे द हिंदू का एडिटोरियल या राजन की किताब हो, उसमें क्या होगा, मोदी बैशिंग, मोदी सरकार ये गलत करे वो गलत करे, उसको आपने शालीनता से सजेशन के रूप में ढाल के वही बात करनी है, रादर देन उसमें जो नेगेटिविटी हो वो आपके सर पे नहीं चढ़ जाए जवाब लिखते वक्त, उसका ध्यान रखना है। मतलब इट शुड बी अ सजेशन की तरफ जाना चाहिए, रादर देन कि ये होपलेस केस है, ऐसा आप जवाब करो। खैर हम वापस आएँ, लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको मतलब ग्रामर और वोकेबलरी के लिए क्या किया जाए। फिर आप जानते हैं मेंस के अंदर लैंग्वेज के भी 2 पेपर होते हैं, इंग्लिश का और एक आपकी प्रादेशिक भाषा का। उसके लिए कंपलसरी लैंग्वेज पेपर के लिए क्या पढ़ना है, तो क्या करना है मैंने स्लाइड में लिखा है, वीडियो पॉज करके आप देख लेना। ओके, अब आते हैं निबंध पे। निबंध के अंदर पहले तो निबंध के लिए रीडिंग लिस्ट क्या है ये भी मैं कई बार बता चुका, वीडियो पॉज करके ये देख लेना। अब असल में निबंध पे आते हैं। आप जानते हैं आजकल निबंध के नाम पर आपको 2 सेक्शन होते हैं। लेट मी शो यू पेपर। ये हमने पिछले 31 साल की जो बुकलेट बनाई है, पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें निबंध के भी आपको पेपर मिल जाएंगे। सब टॉपिक वाइज भी है, लेकिन मैं आपको लीनियर पेपर एक दिखाऊं 2023 का। तो आप जानते हैं 2 सेक्शन होते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जो एक सेक्शन होता है पहला, उसमें से कोई एक लिखना है तो चारों के चारों या तो कहावतों के बारे में या फिलॉसफी के बारे में, और इवन दूसरे सेक्शन में भी ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही हो। तो हम इसे हैंडल कैसे करें। अब जैसे एक बार 2023 या कभी पूछा कि विजनरी डिसीजन मेकिंग जब इंट्यूजन और लॉजिक का इंटरसेक्शन होता है तो होती है, अब इसमें हम क्या लिखें। तो इसका एक जवाब ये हो सकता है कि आप चैट जीपीटी, बार्ड, कोपायलट, इसको आप प्रॉम्प्ट दो। कैसे, जो अतरंगी निबंध पिछले 5-7 सालों में आपको दिखे तो वो निबंध लिखो और फिर कमांड दो चैट जीपीटी को कि गिव मी 10 हिस्टोरिक एग्जाम्पल्स एंड 10 एग्जाम्पल्स फॉर ग्लोबल न्यूज़ हेडलाइंस रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो अपने आप आपके पास 20 वो अलग अलग हिस्ट्री और ग्लोबल हेडलाइंस मिलेंगी इसके आसपास की क्या विजनरी डिसीजन मेकिंग थी, चाहे वो अमेरिका की रिसेशन के बाद उन्होंने ली हो, या ये जो भी एप्पल या टेस्ला ने ली हो, या XYZ। और उस हिसाब से फिर आप और उस पर गहराई से सोचे और आपके पास कुछ ना कुछ मटेरियल आता है। अब आप कहेंगे तो फिर तो हर एक ऐसा फिलोसॉफिकल निबंध का एआई से पूछ पूछ के मॉडल पॉइंट्स हम बना लेंगे ना, तो काम खत्म। जवाब है नहीं, क्योंकि देखो वो सारे एआई मॉडल्स वो अमेरिकन सिस्टम पे ट्रेन हुए हों। आप जब जवाब लिखते हैं तो उसमें थोड़ा अपना देश के बारे में, अपनी सांप्रत समस्याओं के बारे में बात होनी चाहिए। तो इसलिए एआई का तो आप मदद लो, पर साथ ही साथ जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर कॉलम या टीचर्स से पढ़ रहे हैं, उनकी बातों का भी आप उसमें एब्जॉर्ब करो। फॉर एग्जाम्पल, ये 2023 में पूछा गणित ज्ञान का संगीत है, मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। तो अब एआई से पूछो, वो अपना चलाएगा। टीचर्स का आप पढ़ाया कुछ याद करो कि भाई ज्योग्राफी में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड है तो वो भी तो मैथ्स ही है, या इकोनॉमी में रेपो या एक्सचेंज रेट या जितनी बातें वो मैथ्स ही है। तो वो सारी रीजनिंग कहाँ से पैदा हो रही है, मैथ्स से। तो ये सब आपको खुद भी थोड़ा सोचना पड़े। ऐसा नहीं कि मैं एआई से पूछता रहूँ, इसके दर्द मुझे बताओ और मैं रट के जाऊँगा, वरना ये होगा कुछ अलग निबंध पूछेंगे तो आप क्रिएटिवली उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस, ये पूछा 2022 में। हम जंगल से क्या सीख सकते हैं जो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही जोरदार उसमें से हमें सीख मिलती है। अब इसमें भी एआई से आप पूछो, पर वो सब क्या अमेरिकी एग्जाम्पल देगा, जो इंडियन कंटेक्स्ट में या अपनी एग्जाम के हिसाब से जो शार्प बातें होनी चाहिए शायद नहीं मिलती उसमें। तो उसी वक्त आपने न्यूज़पेपर, कॉलम, बुक्स, टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह से आप जोड़ने की कोशिश करो। आपने क्या सीखा था, सर्कुलर इकोनॉमी हमने सीखा था कि रिसाइकल करो, वापस रीयूज़ करो। तो जंगल में भी तो ऐसा ही होता है, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, ये लक्कड़ बग्गे और गिद्ध वगैरह, वो सर्कुलर इकोनॉमी टाइप का ही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है, तो स्टार्टअप के अंदर वही सब हो रहा है, अलग अलग बंद होकर एक एक दो दो ही स्टार्टअप या बड़ी कंपनियां बच रही हैं। एवोल्यूशन या एडॉप्शन के बारे में जो डार्विन ने सब बातें करी कि एक ही वो गालापागोस टापू में अलग अलग जगह पर चिड़िया ने अपनी चोंच को अलग अलग कर दिया था फॉर सर्वाइवल।
अनिल अंबानी ने मोबाइल निकाला था CDMA, वो ऐसा हैंडसेट खुले, बाद में 3G 4G आया तो वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाए, तो मुकेश अंबानी का जियो 4G चल गया, अनिल अंबानी का दिवालिया हो गया। तो वो भी तो जंगल से सीख ले सकता था कि भाई एडॉप्शन और एवोल्यूशन करना चाहिए। मधुमक्खी, फिर ये एंड्स, चींटियाँ, वो अपनी पूरी कॉलोनी में कोऑपरेशन से काम करती हैं तो वो सर्वाइव कर पाती है। तो अमूल, लिज्जत पापड़ वगैरह वो भी तो कोऑपरेशन, और तो बात ऐसी है, ये सारी चीज़ें वो AI बता पाए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इंडियन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं। तो आप उसको सोचो, अपने पढ़ाई का व्याप बढ़ाओ, न्यूज़पेपर कॉलम सुकून से पढ़ना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ तो खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन मैंने दिया, चिकनी चुपड़ी बातों का कुछ खंडन किया। ऑब्जर्वेशन एंड ट्रेंड ऑफ निबंध, मीन्स पेपर 1 to 4 कैसे हैंडल करें। निबंध के बारे में मैंने आपको बताया, खासकर ये जो फिलोसॉफिकल ऐसे हैं उसको हैंडल करने की एक टेक्निक की ग्लोबल और हिस्टोरिकल केस स्टडीज़ आप कलेक्ट कर लो AI से, और उस हिसाब से हर एक जगह कट पेस्ट मारो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ऐसे आप 10, 15, 20 पुराने फिलोसॉफिकल एसेस को का AI से आप जवाब निकाल दो, रेलेवेंट केस स्टडी, फिर तो आप सोचो कुछ भी पूछे उसी में से बना सकते हैं। आपके पास गेहूं है तो उससे मिठाई भी बन सकती है और रोटी भी बन सकती है। ये एक बात हुई। निबंध में और कौन सी किताबें, मैंने रघुराम राजन और वो सब बोला। अब मेंस पेपर 1 to 4 में क्या ट्रेंड रहा उसकी बातें करते हैं। क्या ट्रेंड रहा और कहाँ से कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, एक बेसिक में आपको आइडिया दूँ। पहले तो पूर्व शर्त ये है कि आपको क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड है, वो सब पता होना चाहिए। फ्री में बुक डाउनलोड कर सकते हैं, मेंस का टॉपिक वाइज पेपर, वो नीचे लिंक में दिया है, codeimunal.org। अब सबसे पहले हम बात करें मेंस पेपर 4, जहाँ मेंस पेपर 1 जहाँ पर आता है हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी मैं पहले आपको 4 एक बातें ओवरऑल ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ। क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना है तो वो भी है ही, वो PDF आप डाउनलोड करना की जगह, दैट इज़ मेंस पेपर 1। हाँ तो चलिए थोड़ा देखते हैं। आप जानते हैं इसमें करीब 3 ब्लॉक हैं। एक तो है हिस्ट्री, बराबर, जिसके अंदर आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद विश्व इतिहास सब कुछ आता है। दूसरा है सोशल साइंस या सोसाइटी, उसमें पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन वगैरह, और तीसरा है ज्योग्राफी। अब यहाँ पर आप देखो कि सीन कैसे बदल रहा है। आप ये ग्राफ में पाएंगे, जस्ट ए मिनट, जैसे ज्योग्राफी देखो 2017 से लेके 21 तक क्या हो रहा है, करीब 100 या उससे ज़्यादा मार्क का यूजुअली वो पूछते थे। फिर 2022-23 के जो पेपर है तो अचानक गिर के 70 के आसपास हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सोसाइटी में पूछते थे या हिस्ट्री में पूछते थे थोड़ा उधर बढ़ाना चालू कर दिया, शायद ये सोच के कि वैसे भी प्रीलिम में काफ़ी पूछ रहे हैं तो इधर बाकी सब्जेक्ट को टेस्ट करते हैं। तो ज्योग्राफी का पहले से थोड़ा वेटेज कम हुआ हो ऐसा हमें लगे। जहाँ तक हिस्ट्री की बात है, बाकी पेपर और वो सब दिया है उसको आप जितना देखोगे, हिस्ट्री की मैं बात करूँ क्या हो रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया वो बीच में पूछना बंद कर दिया, पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं, इधर आप देखें ग्राफ। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री भी हिट एंड मिस केस होता है, कुछ बार आसान सवाल आता है, कुछ बार रैंडम पूछता है। तो अब उसके लिए कोई ये जो भी जैन या जाड़ी जाड़ी किताबें पढ़ो तो मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम लगता है। क्वेश्चन सारे दिए हैं तो मैं इसकी चर्चा में जा नहीं रहा। उसी तरह मतलब वो पूरा आप देखना, मैं हर एक क्वेश्चन कितना महान था या अच्छा था उसकी चर्चा करने बैठूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो वो दिया है, आप देखो, फ्री PDF है, नीचे लिंक में दिया है। कुल मिलाकर मुझे ऑब्जर्वेशन क्या है, ये जो आखिरी पेपर था इट वाज रिलेटिवली ईजियर, मतलब आसान तो कुछ भी नहीं पर वो सापेक्ष में होता है। जैसा अगर आपके 2024 का प्रीलिम का पेपर आसान था, मतलब क्या सापेक्ष में 2023 के, यस, सो दैट वाज अ केस। पेपर थोड़ा मेंस का आखिरी मुझे आसान लगा। हालांकि UPSC अपनी दाग जमाने के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछता है जो इस बार भी पूछे गए थे मेंस 2023 में, कि जैसे रेलवे के आने से विश्व में क्या बदलाव आए, या इंडियन सोसाइटी में ऐसा पूछा कि पहले बच्चों को हम गोद में बिठाते थे कडलिंग, उसकी जगह आजकल मोबाइल थमा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो हर एक आदमी इसका जवाब लिख सकता है, लेकिन विद इन द टाइम लिमिट आप कितना सोच के ब्रेनस्टॉर्म करके वो लिख सकते हैं, दैट इज़ द उसी से टॉपर्स की सिलेक्शन होती। सोसाइटी, पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन में मैं ये देखता हूँ कि 2013 से 23 के आप PYQ के मॉडल आंसर तैयार कर लो, किताबों से पढ़ के, कोचिंग PDF नोट से पढ़ के, चैट GPT से पूछ के, तो फिर तो नया कुछ भी पूछे, इन मोस्ट केसेस यू कैन डू द रिंज एंड रिपीट। इन मोस्ट केसेस की 5 सवाल है तो 4 केस में पुराना ही सब रिसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हो। एक आध नया रैंडम बॉम्ब आए तो सोचने बैठना पड़े चालू एग्जाम में। तो ये करिए, जितने ये PYQ हैं उसके अंदर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में मैं क्या लिखता वो टेम्पलेट पहले से रट के बैठो, दैट विल हेल्प यू। ज्योग्राफी में खासकर ये आखिरी जो पेपर है उसमें कुछ रैंडम बॉम्ब आए थे,
कि फजौड़ क्या होता है, वो फिजिकल ज्योग्राफी की कुछ चीज़ थी, या पूर्वैया विंड का क्या महत्व है वगैरह। आपके बुक लिस्ट या शुरू कैसे करें, एनसीईआरटी की फिजिकल ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी की किताबों से आप बेस बनाएं। आपको 150 या 250 वर्ड लिखने के लिए उतना कंटेंट ना मिले, पर जो कोर आर्ग्यूमेंट या कि ये तो मुझे पता होना चाहिए, यहाँ से अपना बीज वो बड़ा होगा, वो आप देख सकते हैं। व्हाट अबाउट हिस्ट्री? अब हिस्ट्री में मुझे सच बताऊं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम ही लगता है। उसका कारण ये कि जैसे एक प्रश्न पूछा हो ऐसा कि प्लासीटो पार्टीशन वाली किताब से हो, दूसरा पूछा हुआ ऐसा वो स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो सके, तीसरा पूछा हुआ ऐसा कि स्पेक्ट्रम की एक अलग किताब आती है पर्सनालिटीज़, फ्रीडम फाइटर्स, कि जैसे टागोर और नेहरू को कंपेयर करो, या ऐसे विदेशी लोग जो भारत में आके फ्रीडम फाइटर बने थे, मीराबाई और दीनबंधु एंड्रूस वगैरह, उनकी बात करो, तो वो अलग किताब है। तो जब आप करने बैठे तो आई फील दैट कितना टाइम आपके पास 90 डेज में, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, आप सोच विचार उस पर करें। कम से कम पुराने पेपर, उसके मॉडल आंसर उसके आसपास, और जो भी आप टीचर को फॉलो कर रहे हैं उसके पीडीएफ फाइल में मीन्स की कितनी उसने समरी बना दी है, उसको दोगे तो बेहतर होगा कंपेयर टू बाइंग वैरायटी ऑफ बुक्स। मैं मना नहीं कर, आपके पास 15 महीने हो तो अलग बात हो सकती है, आपके पास 90 दिन हो तो अलग बात करनी पड़े, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ नहीं, आपको ऑप्शनल और बहुत कुछ और करना है। आगे बढ़ते हैं मेंस पेपर 2, जिसके अंदर आता है पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर। अब इधर भी देखिए पेपर का सब, मेंस पेपर 2 फायरफॉक्स में आप जानते हैं कोई भी आप वेब पेज वगैरह खोलो तो इधर रीडर का बटन होता है, ये ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में, जिधर मेरा अभी कर, इसको मैं करूँ क्या होगा, ये अभी ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा हो जाएगा, तो फिर सुकून से आप पढ़ सकते हैं, मतलब आई फ्रेंडली या जो भी आप नाइट विजन बोलो। हाँ, तो पॉलिटी का ब्लॉक होता है, फिर वेलफेयर का ब्लॉक हो, गवर्नेंस और आईआर डिप्लोमेसी। सब टॉपिक वाइज पीडीएफ नीचे दिया है, वो देख लेना, तो मैं उसमें जा नहीं रहा। कुल मिलाकर आप ये पाते हैं कि कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा एक मुद्दा है, हालांकि उसमें मेजर पावर्स के साथ कंपेयर किया जाए, अमेरिका है, ब्रिटेन है, तो वो सब बातें, फिर बुर्किना फासो और सबका देखने बैठोगे वो कोई उपयोग है नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स और लोकल बॉडीज़, पंचायत और निगम, नगर पालिका, उसके बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं नॉर्मली नेगेटिव टोन में होते हैं कि इसमें क्या खामी है, क्यों ये अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं वगैरह। तो उस हिसाब से आपको जो आर्ग्यूमेंट या सजेस्टिव टोन वाले होने चाहिए, जो द हिंदू कॉलम आप पढ़ रहे हो तो आपको मिल जाए, जो मैंने आपको बताई वो किताब द हिंदू कॉलम 2023 कंपाइलेशन। सेपरेशन ऑफ पावर्स के करंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल एक्टिविज्म, या बीच में एक बार पूछा कि हाई कोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की कुछ लड़ाई हो गई थी, हालांकि वो रैंडम बॉम्ब था, कुछ रिसेंट जजमेंट के आसपास बातें हो, तो ओवरऑल मैनेजेबल। अब बात यह है कि आपको पेपर देख के लगे हाँ भाई ये तो है, अच्छा जानते हैं हम लोग, पर उसको 150-250 वर्ड में लिखना इट इज़ अ चैलेंज। तो पुराने जितने पेपर है उसको ब्रेनस्टॉर्म करो, ये पूछे तो 250 वर्ड तक मैं खींच सकता था कि नहीं, और इसमें भी आप ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन घर से रट के जाओ कि जुडिशियल एक्टिविज्म ये मेरा इंट्रोडक्शन होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स तो वगैरह, या कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी आप कंपैरिजन में क्या लिखोगे, अमेरिका का ये, भारत का ये, इंट्रोडक्शन तो रट के जाओ घर से, जो भी 4-5 बड़े देश हैं, दैट विल हेल्प यू। कुछ बार रैंडम बॉम्ब आ जाते हैं, जैसे सीसीआई नाम की एक संस्था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी इन्होंने क्या पूछा, उसके फेमस केस की चर्चा करके बोलो वो कितना बेहतरीन काम कर रही है। अब उसका तो एक दो ही फेमस केस याद आया कि गूगल पे अभी कुछ जुर्माना लगाया था, या मुझे याद आया कि वो सीमेंट कंपनियों पे जुर्माना लगाया था, अभी 150 वर्ष तक कैसे खींचे, तो कुछ तो चैलेंज आते हैं उसमें। उसी तरह जितनी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं उनके बारे में नेगेटिव टोन वाले क्वेश्चन आपको दिखे कि माइनॉरिटी कमीशन या वीमेन कमीशन क्यों अपना काम बेहतरी से कर पा रहा है कि नहीं, आपको क्या लगता है, लाइक दैट। तो उसके भी द हिंदू कॉलम से आपके मुद्दे जमा हो, यू कैन हैंडल इट। फिर एक आता है एनजीओ प्रेशर ग्रुप, ई गवर्नेंस वगैरह, इसके लिए या तो किताब तो एक है ही कार्तिकेयन की गवर्नेंस की किताब। देखिए गवर्नेंस में 2 किताबें हैं, एक है एम लक्ष्मीकांत की अलग से, पॉलिटी की तो है ही, लक्ष्मीकांत की 3 किताबें, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक पॉलिटी की, एक गवर्नेंस की है। गवर्नेंस वाली किताब आप देख सकते हैं, पर वो क्या थोड़ी पतली है, उसमें इतनी गहराई से बातें नहीं है। दूसरी एक एम कार्तिकेयन ने लिखी थी, वो थोड़ी जाड़ी है, तो उसमें ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए लिखने के लिए, तो उसे आप देख सकते हैं। नहीं तो और उसके अलावा करंट अफेयर्स पीडीएफ जो 2 साल के चल रहे हो, या ये द हिंदू का एडिटोरियल कंपाइलेशन, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम यू हैव यू कैन गो थ्रू इट। मेरा तो ये कहना, ये जो एनजीओ प्रेशर ग्रुप, रोल ऑफ सिविल सर्विस, ई गवर्नेंस वाले जो मुद्दे हैं, गुड गवर्नेंस वगैरह,
पुराने जितने पेपर्स हैं उसके मॉडल आंसर रट लो, उसी को रेंज रिपीट करोगे तो 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स यू कैन हैंडल इट, जो भी नया पूछा जाए, क्योंकि एक हद से ज़्यादा उसमें वो क्या ही नया पूछ सकता है। तो पॉलिटी गवर्नेंस में एक आता है पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज। इसमें भी आप पाएंगे कि ज़्यादातर नेगेटिव टोन में सवाल होते हैं कि इतने सालों तक सरकार है तो भी हम पाते हैं ये सब क्यों अच्छा नहीं हो रहा है, या इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है। इसके आंसर असेंबल करना बहुत आसान है। इकोनॉमिक सर्वे पिछले 5 साल के उसके चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन देखे हों, योजना के प्रीफेस, या फिर मेरा कोर्स भी है, या फिर रघुराम राजन की ब्रेकिंग द मोल्ड नाम की एक नई किताब आई है, उसको मैंने आगे बताया, उसमें से आप रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। आइदर वे इज़ फाइन। आईआर डिप्लोमेसी की बात करें तो जो भी ये पूरा साल भारत पाकिस्तान एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड लेके बैठे रहते हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा भाई मेंस पेपर 2 में 20 सवाल होते हैं, उसमें 4 से 5 सवाल आईआर के होते हैं, पूरा पेपर उसका नहीं होता है। तो टॉपिक को उतनी इज्जत दो जितनी उसकी औकात है, पूरा दिन लेके मत बैठे रहो। इवन इफ आईएफएस फॉरेन सर्विस इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस, तो इंटरव्यू में 1 घंटा आपको आईएफएस का नहीं पूछने वाले, तो उस हिसाब से ज़्यादा प्यार उसको मत करो। भारत के रिश्ते किन के साथ? अपने पड़ोसियों के साथ, मेजर पावर्स लाइक रशिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन वगैरह, उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन और अग्रीमेंट जो फेमस वाले। कुछ तो रैंडम बॉम्ब फिर भी आ जाते हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के ये ट्रीटी का लिखो, या यूनेस्को के बारे में एक बार पूछा था कि उधर आजकल बहुत झगड़ा चल रहा है, उस पर लिखो। अब वो मुझे भी नहीं पता था, वो तो उसने पूछा, फिर मैं पढ़ने बैठा तो पता चला कि बात यह है कि यूनेस्को में जब डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट था तो सामने बहुत सारे जो देश उसके यूनेस्को के अंदर मेंबर बैठे थे या कोर कमेटी में थे, पूरा दिन इजराइल पैलेस्टाइन की रेजोल्यूशन पास करते थे। तो ट्रंप ने ये बोला कि हम मतलब अमेरिका आपसे तुमको फंडिंग नहीं देगा क्योंकि तुम बस ये इजराइल पैलेस्टाइन ही करते हो पूरा दिन। तो वो लड़ाई उधर चल रही थी, उस कंटेक्स्ट में पूछा गया था। तो ऐसे अब स्वाभाविक है अपने को ये इतना पता नहीं हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान टाइप का है नहीं कि रोज़ न्यूज़पेपर में कवरेज आए, तो ये भी चीज़ों पर अपनी थोड़ी नज़र हो, वो ज़रूरी है। मतलब इवन इफ सम इशू इज़ नॉट डायरेक्टली अफेक्टिंग इंडिया और नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्विंग इंडिया, उस पर भी थोड़ी नज़र आप रखें जब भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं, इट विल हेल्प यू एट सम प्लेस। एक बार पूछा मैकब्राइड कमीशन के बारे में लिखो, अब वो किसी को पता नहीं, वो पूछा फिर कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में यूनेस्को या किसी का कमीशन था, तो रैंडम बॉम्ब आते हैं। सोर्स इसके क्या हो सकते हैं, मतलब आईआर डिप्लोमेसी के? एक तो जो कोर चीज़ें हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते, तो कुछ तो होगा ना कि आज़ादी से लेके कोल्ड वॉर और ये सब, या यूनेस्को या यूएन के इतने अंग हैं। तो कोई भी सस्ती सी पतली सी किताब, उससे वो थियोरेटिकल चीज़ें आप ख़त्म करो। बाकी पिछले 2 साल में क्या करंट इशू रहे, तो कोई भी करंट अफेयर्स पीडीएफ वाला आप कंपाइलेशन देख लो। दैट इज़ वन थिंग। आगे बढ़ते हैं। तो मेंस पेपर 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर की मैंने ये बात करी। मेंस पेपर 3 में जाते हैं, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये कुछ 5-6 चीज़ें हमको पढ़नी होती। इकोनॉमी के मैं बात करूँ, इधर देखिए इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंस पेपर 3 में आता है, इकोनॉमी बहुत सारी जगह आपको परेशान करता है। मेंस पेपर 1 में भी है इकोनॉमी की पॉवर्टी, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज, वो मेंस पेपर 2 के अंदर भी है। ये वेलफेयर स्कीम्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज़, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी WTO IMF के जो वादे चल रहे हो। मेंस पेपर 3 के अंदर तो इकोनॉमी है ही, कि बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर और LPG रिफॉर्म्स की असर, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, फार्म सब्सिडीज़, राइट। और पेपर 4 में भी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेंस पेपर 3 की। तो मेंस पेपर 3 में सिर्फ और सिर्फ हम बात करें इकोनॉमी की, एग्रीकल्चर को भी हटा दे, तो करीब 5 प्रश्न मेंस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी के देखते हैं हम लोग, जिसके अंदर 1-2 रैंडम बॉम्ब होते हैं। रैंडम बॉम्ब कैसा कि 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या स्टेट गवर्नमेंट को कितना ग्रांट दिया, उसकी बात करो। आप समझो 14 के बाद 15 भी आ गया, उसने भी रिपोर्ट दे दिया, और उसके बाद ये पूछ रहे नहीं 14वें वाले की बात करो, तो इसलिए वो रैंडम बॉम्ब हुआ। उसी तरह एक बार पूछा शायद 2020 में कि 2015 में GDP डेटा कलेक्शन के अंदर जो सुधार किए उसकी बात करो, तो इतना पुराना तो कौन याद रख के जाएगा। तो ऐसे रैंडम बॉम्ब आते हैं कुछ। उसी तरह एक बार पूछा कि देखो बजट के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, उसमें क्या सुधार किए ये बोलो। अब ऐसा तो हम प्रीलिम में भी मुश्किल से तैयार नहीं करते, क्योंकि ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट टाइप का पूछते नहीं, पर इन्होंने पूछा तो रैंडम बॉम्ब आते हैं। बट 1-2 को वो छोड़ दो तो बाकी 3-4 तो मैनेजेबल होते हैं, क्योंकि बाकी 3-4 प्रश्नों में
घूम फिर के उसकी बात क्या होती है, जीडीपी को कैसे इंप्रूव करे, जीडीपी इंप्रूव हो रहा है लेकिन जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हैंडल करे, डेमोग्राफी डिविडेंड कैसे निकाले, गरीबी से लड़ना है, फिजिकल डेफिसिट चैलेंज या पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में क्या चैलेंज है। तो घूम फिर के इतनी बात होती है, तो आप उतना रट के जाओ, फिर जो उसको पूछना है रिंज एंड रिपीट करो, यू कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। और यही बात लागू होती है एग्रीकल्चर के अंदर भी। हालांकि एग्रीकल्चर में कुछ बार एकदम अतरंगी पूछ ले रैंडम बॉम्ब की, एक कुछ था एलोपैथी, मतलब कुछ जो पौधे होते हैं उसमें से ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे आजू बाजू के पौधों का ग्रोथ या तो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ऐसे रैंडम बॉम्ब को छोड़ दो, बाकी सब में ये वही पुराने आप रट के गए और रिंज रिपीट करो, काम होते रहता है। अभी मित्रों ये जो इकोनॉमी के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ टॉपर्स आपको कहें कि इंडिया एट 75 पढ़ो, वो उनकी बात सही थी कोरोना के पहले के ज़माने में, क्योंकि ये तो 2018 में रिपोर्ट जमा हुआ, जेनेरिक सजेशन है। और कोरोना के बाद तो बदलाव कितने ही आ गए हैं गवर्नेंस में, पॉलिटी में। फॉर एग्जांपल आज की तारीख में बजटिंग में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, रेवड़ी कल्चर। मुफ्त में ये वो बांटा जाए जिससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाए, स्टेट के अपने फाइनेंस सस्टेनेबल ना रहे। तो बेटर क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट, उसके सोर्सेज भी मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक सर्वे योजना, न्यूज़पेपर कॉलम्स या रघुराम राजन की बुक है। आपका टाइम बचे इसलिए मैंने क्या किया है, प्रीलिम और मेंस के मेरे कोर्स मैंने अलग कर दिए। तो मेंस का जो कोर्स होता है उसके अंदर हैंडआउट अलग रहते हैं। लेट मी शो यू। जैसे हम पिलर 2 की ये बात करें, बजट जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, तो बजटिंग के बारे में, बजट पब्लिक फाइनेंस सब्सिडी जो मीन्स पेपर 2 और पेपर 3 दोनों के लिए काम का है, करीब 20-25 पेज का हैंडआउट है। वहाँ पर मैंने खास बात क्या करी कि माइंड मैप के जरिए ज़्यादातर, फॉर एग्जांपल रेवड़ी कल्चर, तो उसमें कुल मिलाकर कितनी बातें हैं, बस एक माइंड मैप ही आपको करना है। और फिर उसके आगे पीछे कुछ डेटा दे दिया हो, राइट। और कंक्लूजन, तो कंक्लूजन के भी टेम्पलेट रेडी ही होते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए, बस उतना रट के जाओ कि जो पूछा जाए रेवड़ी कल्चर के बारे में। एक्स थिंग इज इंपॉर्टेंट, वाई थिंग क्रिएटिंग प्रॉब्लम, जेड रिफॉर्म इज नीड ऑफ द आवर, ये रिफॉर्म लिए बहुत अप्रिशिएबल है और उससे एसडीजी को लिए ये में मदद मिलेगी। तो टेम्पलेट अप्रोच के साथ, ताकि आपको सुविधा रहे उसको याद करने में। और उसी तरह बाकी भी जितना डेफिसिट कंट्रोल है या पब्लिक फाइनेंस के चैलेंजेस है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में से हम क्या सीख सकते हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या दिक्कत है, हर एक चीज़ के बारे में मैंने। और ना सिर्फ जीएस के पेपर, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी पेपर में मुझे कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे हो जो अपने जीएस में काम के हों, तो मैंने उसके भी मॉडल आंसर उसमें डालें। एक और एग्जांपल आपको दूं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के अंदर खास बातें क्या रही, एग्रीकल्चर के हैंडआउट में मैंने ये किया कि कुछ यूनिक केस स्टडीज़ जो आपके जवाब को दूसरों से अलग या बेहतर बनाए। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स नई नई टेक्नोलॉजी क्यों अडॉप्ट नहीं करते या नए नए क्रॉप्स क्यों अडॉप्ट नहीं करते। तो मैंने कुछ केस स्टडीज डाली है जिससे आप जवाब को, एक ज़माने में एक अंधी दौड़ चल रही थी कि सब लोग जेट्रोफा उगाएंगे और उसमें से बायोडीजल बनेगा और सारे किसान बहुत मालदार हो जाएंगे, लेकिन वो पूरी चीज़ क्यों फेल हुई, उसकी केस स्टडी। या फिर कि हम ये कहते हैं कि देखो, जो अगर कोई किसान ड्रैगन फ्रूट या एमू के एग्स ऐसा कुछ नया अपनाएगा तो वो जल्दी उसका डबल हो सकता है इनकम, तो असल ज़िंदगी में वो क्यों नहीं हो रहा है, उसमें क्या चुनौतियाँ हैं। फॉर एग्जांपल, ये ड्रैगन फ्रूट आप उसका पौधा लगाते 3 से 5 साल बाद तो आपका फसल आएगा, तब तक उसको दूसरी इनकम कहाँ से आएगी। ये ड्रैगन फ्रूट ऐसा तो है नहीं एप्पल या मैंगो की हाथों हाथ बिक जाएगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़े फार्मर ने, जिम ट्रेनर के साथ, डॉक्टर्स के साथ, ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स के साथ, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट को आम आदमी खाएंगे नहीं, वो बड़े मालदार पार्टी खाए। और ये सब करने के बाद भी उसको दिक्कत क्या है कि कोई एक किसान गांव में ये कर रहा है तो बाकी जो है उससे जलेंगे, जो बाहुबली टाइप के हैं उसको मार पीटे, उसका ये फसल बर्बाद कर दे कि तू हमसे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता है, खासकर अगर वो वीकर सेक्शन SC ST कम्युनिटी से हो। तो ये सब चुनौती के चलते सब फार्मर क्या करेंगे, लेट अस प्ले सेफ, गेहूँ चावल उगाते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम विल बी देयर फॉर AMO एग फार्मिंग, जो एनिमल हस्बेंड्री और इकोनॉमिक्स ऑफ फार्म रियरिंग, वो भी एक चुनौती है। तो ये सारे मुद्दे, या ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, किसान क्यों ऑनलाइन ऐप्स और ये सब यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इस प्रकार से जो पूरी चीज़ उसे बेहतर किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी मैं आपको एक सैंपल दूं उसमें क्या खास बात है।
ये इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंस का हैंड आउट है। इंफ्रास्ट्रक्चर दो जगह परेशान करता है, एक तो अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज इन मेंस पेपर 1 और दूसरा पेपर 3 के अंदर अर्बनाइजेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन, उसके अंदर क्या अफलातून आर्ग्यूमेंट्स है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट वगैरह से, ये बात हुई। या फिर कि सिटी का प्लानिंग और कंजेशन कम कैसे किया जाए, वर्टिकल ग्रोथ क्या, चौड़ा तो हो नहीं सकता सिटी, तो ऊपर आपको फ्लोर स्पेस इंडेक्स बढ़ाना होगा, ऐसे कुछ रिफॉर्म्स जो अहमदाबाद में लिए गए। या कि ग्रैन्युलर डिज़ाइन, मतलब बारीक बारीक रोड बना के ट्रैफिक जाम को कैसे कम किया जाए। या लैंड पूलिंग, कई बार कैसे ये विषम आकार के प्लॉट्स हैं, लेफ्ट साइड पे आप देखो इरेगुलर साइज प्लॉट, इसको कोई खरीदेगा नहीं, उसके चलते वो किसान को बेच के भी जाना है तो तकलीफ आती है। तो लैंड पूलिंग के एक्सपेरिमेंट होते हैं कि जहाँ पर सरकार खुद से वो सारी ज़मीन खरीद के उसको इवन डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट बना दे और बेचे, और रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से हर एक किसान को या जो भी ज़मीन बेचना चाहते हैं उसको दिया जाए, और उस पर वहाँ पर जो भी SEZ करना है वगैरह। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं, आप चैट GPT को पूछोगे उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर, चाहे अहमदाबाद की केस स्टडी हो, वेस्ट बंगाल की केस स्टडी हो, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में तकलीफ क्या है, हिडन अर्बनाइजेशन। मतलब ये पूरा कोलकाता शहर तो है ही, लेकिन ये बाजू में ये देखो ईस्ट कोलकाता का जो वेटलैंड है, यहाँ पर भी लोग तो बसते हैं, पर वहाँ पर फिर अर्बन गवर्नेंस की सब चीज़ नहीं होगी, वहाँ गटर पानी की सुविधा नहीं हो, स्ट्रीट लाइट नहीं हो, गुंडे बदमाश का उपद्रव हो वगैरह। तो ये है हिडन अर्बनाइजेशन, जो एक बड़ी चुनौती हो एज पर वर्ल्ड बैंक। अब ये ऐसा ही अभी का नहीं है, तो शायद 5-7 साल पहले की बात है जब वर्ल्ड बैंक ने ये बोला था, लेकिन समस्या तो आज भी वही है। तो ऐसे मुद्दे जो काम के हैं आपके लिए, PhD थीसिस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें, उसको मैंने कंपाइल करके कि आप ये मुद्दे लिख सकते हैं, अपने जवाब को बेहतर कर सकते हैं। या फिर कि चेन्नई के अंदर अर्बनाइजेशन के नाम पे पानी की बहुत किल्लत है। बीच में तो ऐसा हुआ था कि सब स्टूडेंट्स को और एम्प्लॉयज़ को बोला तुम घर चले जाओ, हमारे हॉस्टल या कंपनी के अंदर पीने का पानी नहीं। तो ऐसा क्यों है, वहाँ पर जो तालाब था कैसे सूख गया, क्या कारण है, उधर पेट्रोकेम इंडस्ट्री सारा पानी ले गया वगैरह वगैरह। सो सच रिफाइंड हैंडआउट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड। कुल मिलाकर 300 पेज का हैंडआउट होता है। अब आप कहें इतना लंबा क्यों है, तो मैंने आपको कारण बताया। इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है जो ना सिर्फ आपको मेंस पेपर 3 में, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 में भी परेशान करता है। पेपर 4 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसका भी एथिकल डायमेंशन मैंने इधर कवर कर दिया, पिलर 1 सी शेयर मार्केट के बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। तो यूनिक केस स्टडीज़, रेडीमेड टेम्पलेट है इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन में लिखने के लिए, माइंड मैप्स ताकि आसानी से याद रहें, और ऑप्शनल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और पॉबेड के भी जो ऐसे प्रश्न जो मुझे GS में काम के लगे अच्छी क्वालिटी के, उसके भी मॉडल आंसर मैंने बनाए। जुलाई के अंदर ये सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसको मैं कहूँ मेंस QEP4। वैसा मैं पहले प्रीलिम और मेंस का कंबाइन पढ़ाता था, लेकिन फिर तकलीफ क्या होती है, प्रीलिम मेंस का कंबाइन पढ़ाओ तो हैंड आउट बहुत लंबा हो जाए और परीक्षा की अगली रात आपको रिवीजन करने में दिक्कत आए। तो इस बार मैंने किया था कि फरवरी में जो प्रीलिम्स का कोर्स था PCB 11 पोस्ट कोरोना बैच 11, कोरोना के बाद 11वीं बार प्रीलिम्स का, तो उसके हैंड आउट क्लासेस टेस्ट अलग, और मेंस का अभी जुलाई से मैं चालू करूँगा, उसको मैं कहूँ QEP4 चौथी बार, क्योंकि पिछली 3 बार से मैंने उसको अलग कर दिया ताकि आपके पास उसका पतला हैंड आउट, सिर्फ और सिर्फ उतने वीडियो, उतना मॉक टेस्ट और उतना हैंड आउट आपको देखना पड़े। तो वो शुरू हो रहा है। अब अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा है, तो देखो अगर आप 2025 के लिए आप बैच ज्वाइन करते हैं तो उसमें तो ये सब अनलॉक हो जाता है, नेटफ्लिक्स टाइप का सारे शो अनलॉक। तो 15 मंथ्स का प्रीलिम मेंस CSET मॉक्स वो सारी चीज़ अवेलेबल है। बाइलिंगुअल मंजिल बैच है, इंग्लिश और हिंदी के अलग बैच है, पर नेटफ्लिक्स जैसा है, उधर भी ज्वाइन करो तो भी ये देख सकते हो। अब कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे सीनियर प्लेयर्स, वो कहते नहीं हमको वो नहीं करना है, मुझे तो अभी के अभी मेंस का ही सिर्फ पढ़ना है, और तो मुझे इतनी फीस नहीं देनी 24,999। तो हमने इतना अलग कार्व आउट कर दिया कि मेंस का आपका कोर्स आप ये भी देख सकते हो। तो मेंस का ना सिर्फ इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, निबंध, एथिक्स सब कुछ, तो उसके लेक्चर मटेरियल मॉक्स, उसे हम कहें मेंस का जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, उसे आप अलग से ज्वाइन करना चाहें एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 9,999, उसमें भी डिस्काउंट कोड अपना muna.org यूज़ करो, आपको और फ़ायदा मिले। और ये जो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम है 9,999 वाला, वो ऐसा है कि उसमें ना सिर्फ मेरा कोर्स बल्कि हिस्ट्री मेंस के लिए प्रतीक सर का कोर्स, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट सुदर्शन सर का कोर्स, पॉलिटी IR के लिए सिद्धार्थ सर, इंडियन सोसाइटी के लिए दीपक कुमार सिंह सर, साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट वगैरह के लिए हिमा बिंदु मैम, और बाकी भी टीचर्स, एथिक्स से लेके सब कुछ आपकी पढ़ाई हो। टेस्ट सीरीज़ विथ इवैल्यूएशन भी है, आंसर प्रैक्टिस भी है, रिवीजन के नोट्स मटेरियल मैंने आपको दिखाया, और इसको मैं अभी और बेहतर करूँगा। ये सब आपको मिलने वाला है। तो डिस्काउंट कोड muna.org, उसका फ़ायदा उठाए। खैर वापस आते हैं, तो मैं आपको बात कर रहा था मेंस पेपर 3 इकोनॉमी, वो तो हुई। एग्रीकल्चर भी उसके साथ मैंने पहले आपको बात करी।
उसके बाद जो मुद्दे हैं कि एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी और साइंस टेक। डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, उसके अंदर भी मैं वही ट्रेंड देखता हूँ कि कुछ सवाल रिपीटेटिव होते हैं कि वही लैंडस्लाइड का पूछा, 2 साल बाद वापस लैंडस्लाइड का पूछा, इस बार ये पूछा, दैट इज़ मैनेजेबल। ऑफकोर्स फ्यू रैंडम बॉम्ब्स आते हैं कि इस बार पूछा था डैम टूट गया तो डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करोगे। एक बार पूछा कि साइबर डोम केरला का कुछ प्रोजेक्ट है वो क्या है, या स्मॉग से लड़ने के लिए गुटनबर्ग या गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल क्या है। एक बार पूछा कि WTO की एयर क्वालिटी की गाइडलाइन है वो हमारी 2005 की गाइडलाइन से कैसी अलग है। तो इनको हम इग्नोर करें तो बाकी ज़्यादातर जो रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे पॉल्यूशन, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह, कोई भी सस्ती किताब वो देख लो, अमेज़ॉन पे मिलती है, या कोचिंग के PDF देख लो, दो में से एक, दोनों नहीं देखना है। सेम अप्रोच फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, कुछ आसान कुछ रैंडम, हम आसान वाले ये सस्ती किताब या PDF फाइलों से आप ख़त्म करो। आखिर में आता है एथिक्स। एथिक्स में मैं तकलीफ क्या देखता हूँ, 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ तो किसी को पता नहीं था ये कितना PhD थीसिस पूछेंगे, तो बहुत सारे पब्लिशर ने तुरंत जल्दबाजी में किताबें इशू करी। वो कैसी थी, विकीपीडिया से कट पेस्ट मारा, एरिस्टोटल, प्लाटो, फलाडिम का। उसको याद रखना, उसका लॉजिकल फ्लो समझना बहुत मुश्किल होता है। और जो असल में पूछते हैं और जो किताब में दिया है, देयर इज़ अ बिग गैप। असल में जो पूछते हैं और किताब में दिया है वो मतलब तकलीफ होती। मेरी आपको सलाह है, तीसरा पॉइंट, सबसे पहले आप मेंस पेपर 1 में वर्ल्ड हिस्ट्री, मेंस पेपर 2 में गवर्नेंस और IR ख़त्म करो। उसके बाद आप एथिक्स वाले पेपर की तैयारी करो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा फाउंडेशनल मटेरियल आ जाएगा जिसकी आप यहाँ चर्चा कर सकते हैं, चाहे RTI है, गुड गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है वगैरह। उसके बाद आप PYQ एथिक्स के देखो। एथिक्स के PYQ आप जानते हैं 2 जात के होंगे, एक तो थियरी पूछते हैं, दूसरा केस स्टडी पूछते हैं। पहले थियरी में आप देखो कि जितने पूछे उसमें यूजुअली सिलेबस के कीवर्ड्स के बारे में कुछ पूछा जाए, न्यूट्रलिटी, सिविल सर्विस, एनोनिमिटी वगैरह। तो जितने कीवर्ड्स हैं उसके इर्द गिर्द मेरे पास लिखने को 5-7 मुद्दे होने चाहिए। ऐसे आप एक खुद से अच्छी नोट बनाओ। नोट इसलिए बनाओ क्योंकि वो याद रखना मुश्किल है। नैनो टेक्नोलॉजी के 5 उपयोग याद रख सकते, इधर सब बोल बच्चन होता है तो 5 मुद्दे वो याद रखना मुश्किल है। थोड़ा लिख के करोगे तो मदद मिलेगी। और सिमिलर चीज़ आप केस स्टडीज़ में करो। केस स्टडी में भी रिपीटेटिव ही हो रहा है कि आप एक इंजीनियर है, पुल बन रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं, मिनिस्टर कह रहे नहीं मुझे अभी उद्घाटन करना है, तो आप क्या करोगे। वो मेरे ख्याल से एक बार पूछा, उससे पहले भी पूछा 2 बार। तो करना क्या है, PYQ, सिलेबस के कीवर्ड्स, उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आप रट के कुछ नोट्स अपने बना के जाओ। फिर उसको जो पूछना है आप इसी को रिसाइकल करो। और उसको अगर एनरिच करना है तो वर्ल्ड हिस्ट्री, IR, गवर्नेंस और करंट अफेयर्स के कुछ आप केस स्टडी रट के जाओ, उसकी आप चर्चा करो, दैट विल हेल्प यू। यहाँ पर भी कुछ जो टॉपर्स कहें कि सेकंड ARC रिपोर्ट, मैं आपको मना नहीं कर, आपके पास 15 महीने हो तो आप पढ़ो। अभी जितना टाइम है तो उसमें से कितना पढ़ के उधर रिसाइकल कर पाओगे। बेटर इसकी ये जो भी गवर्नेंस की किताब है उसमें इसकी समरी दी होती है रिपोर्ट की, उतना देख लो। पूरी रिपोर्ट ओरिजिनल पढ़ने मत जाओ, ऐसी मेरी सलाह है। बहुत सारे इनके बर्निंग इशू आज की तारीख में अब बदल चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में बनी थी, 2005 में सेटअप हुई थी, अभी करीब 19-20 साल होने को आए। पबेड ऑप्शनल में ज़्यादा उपयोगी, GS में थोड़ा कम उपयोगी है। मारपीट के लिख तो सकते हैं उसके सारे पॉइंट इधर उधर, बट मैं बता रहा हूँ कि विदिन 90 डेज जो आपको करना है तो क्या करना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, चिकनी चुपड़ी बातों का खंडन किया, ऑब्जर्वेशन ट्रेंड में निबंध और GS के 4 पेपर की मैंने बात करी। बाकी आप पेपर डाउनलोड करो टॉपिक वाइज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, फ्री अनलॉक कोड mrunal.org। टॉपर्स के भी पुराने नोट्स और उनके मॉक पेपर्स में क्या आंसर लिखे थे वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला लिंक है। 2023 का जो पेपर हुआ था उसके मॉडल आंसर और पावर पॉइंट भी हमने बनाए थे इसी चैनल पे। आप सुकून से वो मॉडल आंसर सुनो, क्योंकि वहाँ टीचर ने खुद चर्चा की है, तो आप वो सुनेंगे तो भी आपको इतने सारे नए मुद्दे मिलेंगे कि आपकी मेहनत बच जाए। और अगर टाइम नहीं है तो वीडियो नहीं देखा तो कम से कम उसके पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर लो, आपको मिल जाएंगे, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिले तो आप ये चैनल में सर्च करना मेंस एनालिसिस और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाके आपको पावर पॉइंट का लिंक मिल जाएगा। बाकी जो हमारी QEP बैच आ रही है फॉर मेंस, जुलाई से शुरू हो रहा है, 9,999, जिसके अंदर सारे टीचर्स के सारे बेस्ट कोर्सेज टारगेटेड फॉर मेंस, और आपको कम टाइम के अंदर वो पढ़ाया जाए। इकोनॉमी पढ़ना बहुत कुछ है, अपन वो करीब 15 लेक्चर 30 आवर्स और बाकी 300 पेज की रटना आपको खुद से है, वो आपको हैंड आउट हम दे देंगे। इस तरह से बाकी भी सब्जेक्ट के अंदर कोशिश हुई है ताकि कुल मिलाकर करीब 160 से 200 आवर्स के अंदर सारी पढ़ाई खत्म हो जाए और बाकी सारा टाइम आप स्पेंड कर सके अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन में। सो टेक बेनिफिट ऑफ इट। डिस्काउंट कोड इसमें है mrunal.org फॉर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, उसका फ़ायदा उठाइए और चैनल से जुड़ते रहिए, और भी वीडियो आएंगे। हालांकि मेंस के वीडियो शायद कम आए, क्योंकि आप जानते हैं मेंस के वीडियो पे पेज व्यू कम आते हैं, तो उसको
वो सब इसीलिए वो पेड प्रोग्राम के पीछे या पे वॉल के पीछे क्यों रहता है? बिकॉज इट हैज़ टू बी सस्टेनेबल बोथ फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द इंस्टीट्यूट एंड द टीचर्स. Anyways, all the best to all of you. Let's crack it.